उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों का डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। मैं डीपी पांडे आपके साथ। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय की एक शानदार सेवा जो सहायक कुल सचिव की है, आज उसके पेपर थर्ड के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। पेपर थर्ड का एक क्लास आपको देंगे, इसलिए इस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। और अगर अब तक डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको क्या पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, इस पूरे पाठ्यक्रम को, जो कि एक सागर है, उस सागर को कैसे गागर में समेटा जाए और इसको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के अनुसार, यानी जो आपके 2007, 2014 और 2018 के प्रश्न पत्र आए हुए हैं, उस प्रश्न पत्र के अनुसार आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इनको सबको हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। मित्रों, राज्य विश्वविद्यालय, जब विश्वविद्यालय की बात आती है तो आप जानते हैं कि वो आपका सबसे शिक्षा क्षेत्र का सबसे उच्च निकाय होता है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि शिक्षा की जो सर्वोच्चता है, जो उच्चता है, वो कहाँ पूरी होती है? आपके विश्वविद्यालय में पूरी होती है। विश्वविद्यालय में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो आपका एकेडमिक कार्य होता है और दूसरा आपके ऑफिशियल कार्य होते हैं, जहां रूल और रेगुलेशंस का संचालन होता है। अब इन कार्यों के संचालन करने की जो स्थिति है, उसमें जो आपके पद की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका पद किसी महाविद्यालय का नहीं है, आपका पद एक विश्वविद्यालय का है। जिस राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत ढेर सारे महाविद्यालय संचालित होते हैं, इसलिए आपका यह पद अत्यंत गरिमापूर्ण पद है, अत्यंत सम्मानजनक पद है। और आपको बताएं, इस पद का भी उत्तर प्रदेश सरकार में अपग्रेडेशन भी नहीं किया गया है, इसलिए 4800 पे ग्रेड पर ये आपके है, ये आपका। और अन्य राज्यों में, अन्य कई राज्यों में अगर हम देखें, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान में, कई राज्यों में देखो तो इसको अपग्रेडेशन कर दिया गया है और ये जो है 5400 पे ग्रेड में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो आपका सहायक कुल सचिव का जो पद है राज्य विश्वविद्यालय का, ये सीधे 4800 में है और 4800 पे ग्रेड से जब इसका पदोन्नति होती है तो सीधे 6600 पे ग्रेड में हो जाता है, यानी उस पे ग्रेड को क्रॉस करके सीधे जंप कर जाता है। अब इस पद पर नियुक्ति के संबंध में हम देखें, देखिए पिछले वर्षों में आप देखें तो वैकेंसी 20-21 आती रही हैं। इस बार वैकेंसी आई हुई है 38 आई हुई है, 38 वैकेंसी, यानी 38 सहायक कुल सचिवों की नियुक्ति 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में की जाएगी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में की जाएगी, जिसमें आप भी एक होंगे। 38 में से आप एक होंगे और हो सकता है कि देवप्रयागम आईएएस से आप सभी 38 में से 30 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या आप लोगों की इस परिवार के साथ जुड़ चुकी है और ये बड़ी खुशी है और इसके लिए आप सभी बधाई के भी पात्र हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं भी हैं। मित्रों, 3 प्रश्न पत्र है। तीनों प्रश्न पत्र में से पहला प्रश्न पत्र आप लगातार, चूंकि आप लोग सेवाओं में हैं, सेवाओं में आपको बड़ा अनुभव है, आप भिन्न भिन्न सेवाओं के हैं और इस बैच में हम ये देख रहे हैं कि आप सभी, मुझे हर्ष भी हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़ा इनोवेटिव हूं मैं इसके लिए, आपके क्लासेस के लिए, कि भिन्न भिन्न सेवाओं से जुड़े हुए आप सभी को हमारे इस साथ अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है और मुझे अध्यापन करने का अवसर मिल रहा है। आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के हैं, किसी जो विश्वविद्यालयी सेवाओं में हैं, किसी जो है राजस्व सेवाओं में, ढेर सारे, मतलब ऐसा भिन्न भिन्न फूलों की एक माला बन गई है जिसमें आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी भी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो दायित्व है आपके प्रति बहुत बेहतरीन हो गया है, समर्पण हो गया है और समर्पित तरीके से इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट से आप वाकिफ हैं, आप परिचित हैं, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, लेकिन वो 200 अंक का है, वो आपके मेरिट के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको अनदेखी नहीं करना है। पेपर सेकंड भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपका मैथमेटिकल नंबर है, जैसा कि हम पिछले क्लासेज में भी बता चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो सब आपके परिचित पेपर हैं, लेकिन परिचित पेपर को हमें अनदेखा नहीं करना, हमें परिचित पेपर भी बराबर ध्यान देना है। लेकिन जो पेपर थर्ड है, जो आपका व्यवहारिक है, यानी आप रोज आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका सैद्धांतिक आपको चाहिए, तो यही है आपका जो पेपर थर्ड है, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं कार्यालय प्रक्रिया
नियम के बारे में आपको देखना है, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के चले। इसकी शुरुआत ही बहुत बेहतरीन हो गई है और पिछले प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए हम इसको टॉपिक वाइज बांट करके और प्रश्न के रिकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस किस टॉपिक के कौन कौन से प्रश्न, उसी के अनुसार इसको लेकर के चला जा रहा है। क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, पर्याप्त संख्या में आप सभी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी पर्याप्त रूप से और लगातार जुड़ते रहेंगे। लेकिन इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि देर करेंगे तो दिक्कत होगी। आइए तत्काल जुड़िए और इस क्लास को देखिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पर हम चर्चा कर चुके हैं आपकी पिछली कक्षाओं में भी, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और क्लासेस जो है रनिंग में आ चुकी है। पेपर थर्ड की क्लासेस भी बड़ी तेजी से रनिंग में आई है। सप्ताह में 7 दिन क्लास हो रही है, मंडे से लेकर संडे तक क्लास हो रही है और राइटिंग स्किल हो रही है और टेस्ट भी शुरू हो जाएगा जल्दी। तो ये सारी चीजें हो रही है और ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन अक्टूबर में ये सब ऑफलाइन भी हो जाएगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है और ऑनलाइन के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। पेपर थर्ड की जब बात आती है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एक डेमो क्लास दे दीजिए। अरे भाई आइए, सीधे डेमो क्लास के आप सीधे ओरिजिनल क्लास में आइए। देखिए, आप जानते हैं कि इस क्लास को आप कैसे पूरा करें। आपके साथ एक बड़ी समस्या बनी हुई है, कैसे पूरा करें पेपर थर्ड को, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। दिक्कत ये है कि आप पढ़ें क्या, और उससे बड़ी दिक्कत यह है कि आप छोड़ें क्या। क्योंकि जब आप एक से एक जब किताबों को लेंगे तो मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। उन किताबों को लेंगे, पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे। मैंने आपको बहुत मेहनत करना है, आपको सर्विस भी करना है। तो सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक तो आप अपने कार्यालय में रहेंगे। कार्यालय के झंझावतों से ऊब करके फिर आप आएंगे, फिर आप किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, क्या छोड़ें, फिर आपका समय बर्बाद हो गया। इसलिए इन सब झंझटों से मुक्त हो जाइए। केवल आप कार्यालय में जाइए, अपने ऑफिस की ड्यूटी कीजिए, शाम को जब आइए घर पर अपना निश्चिंत हो जाइए। रात में 8:30 बजे से हमारी इस क्लास का आनंद लीजिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लास करना है और केवल राइटिंग स्किल करना। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, पूरी क्लास दे रहे हैं, क्लास का पूरा पका पकाया मैटर आपको दे रहे हैं। मतलब आपको पूरा पीडीएफ फार्म में दे रहे हैं, जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, बिल्कुल परीक्षात्मक दृष्टिकोण से जो परीक्षा में पूछा जा गया है और जो पूछा जा रहा है। इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत क्यों करें। आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, आपको केवल रटना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और सीधे जाकर के परीक्षा हाल में परीक्षा में बैठ जाना चाहिए और फिर बेहतरीन प्रस्तुतिकरण करके आना चाहिए, जिससे कि आप भी क्या हो जाएं, 2025 में राज्य विश्वविद्यालय में शानदार सम्मानजनक पद सहायक कुलसचिव को प्राप्त करें। इसलिए इससे बिल्कुल भटकिए नहीं, समय मत गंवाइए, और क्योंकि समय आपका सबसे मूल्यवान है। और आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी से सारी क्लासेज हो रही है, ऐप के साथ सारी क्लासेज हो रही है। ऐप में पीडीएफ फार्म में सारी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहे हैं। उत्तर ये आपका सिलेबस है, पेपर थर्ड है, जैसा कि हमने आपको बताया। पेपर थर्ड में आपको उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय हस्त पुस्तिका पढ़नी है, कार्यालय कार्य प्रक्रिया आपको देखना है। सबसे पहले तो आप जाने कि वित्तीय हस्त पुस्तिका आखिर होती क्या है, फाइनेंशियल हैंडबुक आखिर है क्या। जिस फाइनेंशियल हैंडबुक की बात करते हैं आप, तो वित्तीय हस्त पुस्तिका है क्या। वित्तीय हस्त पुस्तिका क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, स्थानीय सरकार हो। देखिए, वित्त बहुत बड़ी चीज होती है, सारी कहानी वित्त सही है। इसीलिए वित्त के समुचित प्रबंधन के लिए, वित्त के समुचित संचार के लिए, वित्त क्या है, वित्त एक ऐसा ऑक्सीजन है, एक ऐसे ऑक्सीजन की तरह होता है जो पूरे राज्य रूपी शरीर को क्या करता है, राज्य रूपी शरीर के प्रत्येक स्थान पर जो है ईंधन के रूप में कार्य कर रहा होता है, ईंधन के रूप में कार्य करते हुए उसको पहुंचाता है। जैसे आप देखते हैं आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बना, और क्या हुआ, पूरे शरीर में वो संचारित होने लगा और अपने साथ ही वो रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन
के साथ जुड़ा और फिर विभिन्न कोशिकाओं में चला गया, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में फिर पोषक तत्वों को ले जाता है, वहां से एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी जनरेट करने वाला एक माध्यम क्या है? वित्त है। उसी वित्त के लिए सब कोई परेशान है और वित्तीय कार्य संचालन के लिए सरकारों द्वारा जिस नियमावली का निर्धारण किया गया है जिससे कि वित्त का कोई भी अंश बेकार ना होने पाए, किसी भी अंश का दुरुपयोग ना होने पाए, इसीलिए वित्तीय आचरणों का समुचित संचालन करने के लिए एक ऐसी नियमावली होनी चाहिए, एक ऐसे नियमों कानूनों की निर्देशिका होनी चाहिए जो वित्त के प्रत्येक अंश का समुचित उपयोग सुनिश्चित करे और उसके दुरुपयोग को रोक सके। इसीलिए लाया गया है क्या? वित्तीय हस्तपुस्तिका लाया गया है, जो सरकारों की एक वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? सरकारों की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए यही वित्तीय हस्तपुस्तिका क्या करती है? वित्तीय नियमों, विनियमों, कानूनों आदि सभी प्रक्रियाओं, मानदंडों आदि सभी को सुनिश्चित करती है और इसीलिए वित्तीय हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है। और इस वित्तीय हस्तपुस्तिका आप सोचिए, यह वित्तीय हस्तपुस्तिका कब आई है? ये ब्रिटिश काल में आई है। इस वित्तीय हस्तपुस्तिका को ब्रिटिश काल में लाया गया था और उस भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत इसको मान्यता दी गई थी और तब से लेकर के आज तक वित्तीय हस्तपुस्तिका का संचालन हो रहा है। अब अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में सब कुछ निर्धारित किसके तहत होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से होता है। अगर हम देखें भारत के संविधान की बात करते हैं तो संविधान के माध्यम से भी इसको स्पष्ट किया गया है और संविधान के माध्यम से भी इसको स्पष्ट कहां किया गया है? आर्टिकल 77 में किया गया है और आर्टिकल 166 में किया गया है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आर्टिकल 77 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 77 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को इसके लिए अधिकृत किया गया है और 166 के माध्यम से राज्यों के राज्यपालों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। क्या अधिकृत किया गया है? यह अधिकृत किया गया है कि अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक संचालन कराने के लिए नियम विनियम बनवाएगा। जितने भी संगठन, विभाग, मंत्रालय हैं उन सभी का निर्माण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करवाएगा? वो नियम विनियम के माध्यम से, संगठनों के निर्माण के माध्यम से। और इसी के तहत क्या हो, जितने भी आपके मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सब इसी की देन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरिएट हैंडबुक है, जो फाइनेंशियल हैंडबुक है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसी के तहत क्या बना हुआ है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल और रेगुलेशंस इसी के तहत बनवाए गए हैं। वो चाहे अखिल भारतीय सेवा रूल 1954 हो, यथा संशोधन 1966 या 2015 हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडबुक हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरिएट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट रूल्स हो। ये सभी बनाए गए हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 77 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिस पर केंद्रीय सरकार के केंद्रीय सरकार के समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के रूल और रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो ये काम किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है, जो इसके अंतर्गत करवाता है। आपके पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे, हम केवल इसको संक्षिप्त बता रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी 28 राज्यों के सरकारी कार्य संचालन के लिए उनके राज्यपाल जो है इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत इसको अधिकृत किया गया है और उसकी शक्ति कहां से मिल रही है? उसको मिल रही है आर्टिकल 166 से मिल रही है। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? अनुच्छेद 166 कहता है राज्यों के राज्यपालों को राज्य सरकार के कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए रूल ऑफ प्रोसीजर बनाने की बात कही गई है, रूल ऑफ बिजनेस एंड रूल ऑफ एलोकेशन बनाने की बात कही गई है। यहां पर भी राष्ट्रपति के लिए भी रूल ऑफ बिजनेस एंड रूल ऑफ एलोकेशन यानी कार्य संचालन और कार्य आवंटन के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। और यही कार्य संचालन जो यहां पर दिया गया है,
यह राज्यपालों को भी दिया गया है। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश के संबंध में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल क्या प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी इस संबंध में रूल ऑफ एलोकेशन एंड रूल ऑफ प्रोसीजर एंड रूल ऑफ बिजनेस का निर्माण करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भी यहाँ पर इसी अधिनियम से, इसी संविधान के अनुच्छेद से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के बेहतरीन कार्य संचालन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए रूल ऑफ एलोकेशन, रूल ऑफ बिजनेस, रूल ऑफ प्रोसीजर, इनका सबका निर्माण किया गया है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट हैंडबुक लाई गई है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक लाई गई है, और इन्हीं सब के माध्यम से क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य संचालन होता है। अब उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडबुक, सेक्रेटरीट हैंडबुक तो सेक्रेटरीट रूल और रेगुलेशंस के लिए हो गई, लेकिन फाइनेंशियल हैंडबुक जो उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक हो गई, ये उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू होती है। जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग के तहत, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर वो संविदा कर्मचारी हैं या फिर वे किसी भी रूप में, जैसे आजकल चल रहा है आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ये सभी फाइनेंशियल हैंडबुक के द्वारा निर्धारित किए गए रूल और रेगुलेशन के तहत ही कार्य करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका को लाकर आया गया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में जब सबसे महत्वपूर्ण पद, जो आपका सबसे बेसिक पद है, वो क्या है, आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है। जब आपकी नियुक्ति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में की जाए, तो आपको उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के ऐसे सभी रूल और रेगुलेशंस, ऐसे सभी प्रोसीजर, आपको ऑफिशियल प्रोसीजर, आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको अकाउंट नियमों का जानकारी होनी चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग की जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए इस पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। मित्रों, हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश हैंडबुक को देखेंगे। ये वित्तीय पुस्तिका जो हमने बताया क्या है, ये सरकारी कर्मचारियों के कार्य संचालन, सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक नियमावली है, इस रूप में आप कह सकते हैं। क्या है ये ऐसी वित्तीय नियमावली है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अपना कार्य संचालन करते हैं। वेतन, मान, अवकाश, नियम या भत्ता, जितने भी उनके एलोकेशंस हैं, वो सब कुछ कहाँ से निर्धारित होते हैं, सब कुछ इसी से निर्धारित होते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका। ये आपके पेपर 3 का पार्ट, ये आपको अध्ययन करना है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करना है, ये आप जानिए। इसी के अंतर्गत जो आपके इस पाठ्यक्रम में है, अब एक प्रश्न यहाँ पर यही बन जाता है, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका, पहले तो यह है वित्तीय हस्तपुस्तिका क्या है, उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न आपका एक बन गया। ये प्रश्न हम लगातार पढ़ा चुके हैं, आपको लिखा भी चुके हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका से क्या आशय है, वित्तीय हस्तपुस्तिका के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। अब इसके ढेर सारे जो आपके तत्व होते हैं, जैसे आपका इसमें अवलोकन होता है, वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं, अवकाश के नियम होते हैं, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। इसका अध्ययन करने के लिए आप हमारी क्लास को आज और अभी ज्वाइन कर लें, और DPIS यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप यहाँ से भी इसको प्राप्त करें। साथ ही साथ आप एक रेगुलर वे में पूरी क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से प्राप्त करें। कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। आप ऑफिस के काम से, ऑफिस के कार्य संचालन से मुक्त होकर के केवल और केवल देवप्रयागम IAS के इस क्लास को आप कीजिए। आप आनंदमय रहेंगे, पूरा आनंद प्राप्त करेंगे पूरी क्लास का। तो आइए देखते हैं अब वित्तीय हस्तपुस्तिका। उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्तपुस्तिका में आपको पढ़ना क्या है, उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय हस्तपुस्तिका है उसमें ये देखिए 30 अंक का है, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका को जो मान्यता दी गई है, उसके तहत आपको यहाँ पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 और खंड 5 आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ देखेंगे, आपको जो पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में है, एक तो आपको ऑफिशियल प्रोसीजर पढ़ना है, आपको UGC का भी आपको प्रोसीजर पढ़ना है, पूरा नियमावली आपको पढ़ना है। लेकिन कितना पढ़ना है, आप उबते रह जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए ढूंढिए नहीं, आइए सीधे क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका में आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको पढ़ना है खंड 2 पढ़ना है, खंड 2 आपको पढ़ना है।
ठीक है, वॉल्यूम सेकंड आपको पढ़ना है और खंड 5 आपको पढ़ना है, खंड 5 आपको पढ़ना है। ठीक है, अब खंड 2 में आप देखेंगे तो खंड 2 में आपको जो पढ़ना है, आप ये देखिए, खंड 2 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 आपका जो है ये भाग 2 से 4 तक है। इसमें आपका भाग 2 से 4 तक है, ये आप पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत आज आपको हम डिटेल पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इनको इसमें आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए, इसमें आपको 3 भाग पढ़ना है। जब आप खंड 2 की बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है भाग 2 पढ़ना है आपको। अब भाग 2 क्या है, ये फंडामेंटल रूल्स हैं। यहां पर आपको फंडामेंटल रूल्स पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है, मूल नियम पढ़ने हैं। अब अगर आप मूल नियम नहीं जानेंगे, क्योंकि मूल नियम फंडामेंटल रूल्स सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक होता है। जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो आपको भिन्न भिन्न तरीके से जो आपके ट्रेनर्स होते हैं वो भी इसके बारे में बताते हैं, वो आपके उस पद के दायित्वों के बारे में तो बताते हैं, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल हैंडबुक से जुड़े कुछ चीज़ों को बताया जाता है जो आपको आजीवन आपके काम आता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्थानापन्न अधिकारी होंगे, कि ऐसे पदस्थापित अधिकारी होंगे जो आप किसी भी विभाग के मुखिया के रूप में हो सकते हैं, विभागाध्यक्ष के रूप में हो सकते हैं, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। और हर समय आपके ऊपर जो तलवार लटकती रहती है ना, कब आपकी गर्दन काट दी जाओ, किस पर होती है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से होती है। क्योंकि वित्तीय अनुशासन जैसे ही डिस्टर्ब होता है, वैसे ही क्या होता है, आप तुरंत या तो सस्पेंशन होगा या अन्य कोई दंड मिलेगा। इसलिए आपके सरकारी कर्मचारी रहते हुए वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना, और अगर आप विभागाध्यक्ष हैं, आप कार्यालय अध्यक्ष हैं, तो आपको अपने कार्यालय में उसको बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए वित्तीय नियमों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। वित्तीय नियमों में कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए इस पर आपको बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रखना होता है, अर्थात बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना होता है। सारी जानकारी आपको रखनी होती है, सारे शासनादेश देखने होते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इसको तो पढ़ेंगे समय समय पर उसके संबंध में जो शासनादेश जारी किए जाते हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना होता है। आपके जो आपका फाइनेंशियल जो आपका बजट डॉक्यूमेंट्स होता है, बजटीय डॉक्यूमेंट्स में भी ढेर सारे रूल और रेगुलेशंस फाइनेंशियल लेकर के आए जाते हैं। इसी प्रकार से आपके जो ट्रेजरी रूल्स होते हैं, ट्रेजरी रूल्स भी आपको इसमें लाए जाते हैं, तो आपको ढेर सारी चीजें देखना होता है। तो यहाँ पर जो भाग 2 में आपको मूल नियम पढ़ना है, और मूल नियम में आप जानते हैं कुल 13 अध्याय और 130 नियम है। इसमें आपको 13 अध्याय पढ़ना है, 13 अध्याय, और इस 13 अध्यायों में आपको 130 मूल नियम हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब 13वां अध्याय तो पढ़ते पढ़ते पता लगा कि जो है आपको महीनों और सालों बीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे एक एक अध्याय को कैसे बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के रिगार्डिंग, प्रश्न क्या पूछे गए हैं, सब कुछ नहीं, जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न, दो चीजें देखा जा रहा है। जो प्रश्न 2007 की परीक्षा में, 2014 की परीक्षा में, 2018 की परीक्षा में पूछे गए हैं, जहां से पूछे जा सकते हैं और संभावित हैं, उनको लेकर के चला जा रहा है। तो सबसे बेहतरीन तरीके से भाग 2, इस समय हम लोग का टॉपिक भाग 2 ही चल रहा है। भाग 2 में हमने आपको अध्याय 1 पढ़ाया, अध्याय 2 पढ़ाया, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब अध्याय 6 लेकर के चलेंगे। तो आज जब आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसके साथ अध्याय 5 तक की कक्षाएं इसमें हो चुकी हैं और उसमें सब कुछ बेहतरीन हुआ है। और बस उसको, हाँ, अगर आप आज हमसे जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको ये सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगी। ये सारी क्लासेज रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्योंकि जितनी भी हमारी लाइव क्लास हो जाती है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। इसको आप रिकॉर्डिंग क्लास में प्राप्त करेंगे। तो भाग 2 में आपको ये पढ़ना। अब आते हैं भाग 3 की बात करते हैं। भाग 2 मूल नियम कहता है, तो भाग 3 क्या है, सब्सिडरी रूल है, ये सहायक नियम है। ये आपका सहायक नियम है, सब्सिडरी रूल। ये फंडामेंटल रूल हो गया, ये आपका सब्सिडरी रूल है। सहायक नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल पर आपके लिए आवश्यक होता है। सहायक नियम में आपको क्या पढ़ना है, इसमें 20 अध्याय हैं।
इसमें 20 अध्याय हैं और आपके 208 नियम हैं, 208 नियम है। इसमें आपको अध्ययन करना है। इसमें इतना पूरा पढ़ने में आपका पूरा समय चला जाएगा, लेकिन नहीं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसके लिए पर्याप्त परिश्रम भी किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया भाग 3। इसमें सहायक नियम पढ़ेंगे 20 अध्याय और 200 के अंतर्गत 208 नियमों को हम लोग देखें किस नियम में क्या क्या है। सब कुछ आपके सारे भत्ते हैं, अवकाश हैं, सब कुछ इसमें दिए गए हैं, इनका सबका हमें अध्ययन करना है। फिर आपका आता है भाग 4। तो भाग 2, भाग 3 और भाग 4 ये आपके पाठ्यक्रम में है। अब आपको पढ़ना है भाग 4 पढ़ना है। भाग 4 में क्या है, इसमें आपका प्रतिनिधान एवं प्रपत्र है। इसमें आपका है प्रतिनिधान एवं प्रपत्र है। ठीक है, प्रतिनिधान एवं प्रपत्र आपको अध्ययन करना है इसमें। अब इसमें आपको देखना होगा डेलीगेशन अलग पढ़ना होगा, इसमें प्रतिनिधान आपको अलग पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आप पूरा डेलीगेशन देखेंगे। इसमें आपको 4 विवरण पत्र पढ़ना है। चार विवरण पत्र पढ़ना है। इसमें प्राधिकारियों को की सूची दी गई है, किस प्राधिकारी के क्या क्या दायित्व उनको दिया गया है, ये अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आपको फॉर्म्स बताना, प्रपत्र आपको बताना है। यहाँ पर आपको प्रपत्र का प्रारूप है और आपको यह अध्ययन करना है, जिसमें आपको 15 प्रपत्र पढ़ने हैं। यहाँ आपको 15 प्रपत्र पढ़ना है, फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका खंड 2 पूरा होगा। मतलब आप इतना पढ़ने के बाद तब आपका क्या होगा, तब आपका खंड 2 होगा। आप देखिएगा, इतना जब आप पढ़ लेंगे ना तब आपका हो जाएगा क्या, खंड 2 होगा ये। ठीक है, अब खंड 5 अभी अलग बचा हुआ है। तो खंड 5 में हम इतना आपको, खंड 2 में हम इतना पढ़ाएंगे और यहाँ से आपके कई प्रश्न पूछ लिए गए। लगभग मान कर चलिए 100 प्रश्न, 100 अंकों का है, तो लगभग मान कर चलिए लगभग 35 से 40 अंक आपके यहीं पर मिल जाते हैं। जो पिछली परीक्षाओं में जिसको हम लगातार डिस्क्राइब भी कर चुके हैं, तो लगभग 35 से 40 अंक आपको यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण आपका होता है खंड 5। खंड 5 भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कैसे क्या क्या पढ़ना है, इस रूप में हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, एक एक नियम को लेकर के चल रहे हैं। इसी को आपके साथ अध्ययन करते रहेंगे। इस सभी को जानकारी करने के लिए और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, खंड 5 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम केवल आपके साथ ये चर्चा की, हम एक एक मूल नियम पर हम चर्चा करते हैं, जो हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक पूरी होती है। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप पूरी क्लास को यहाँ से देखते रहें। अपने समय को आप जो है मॉनिटरिंग कर सकें, समय को आप बेहतरीन तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका प्रबंधन कर सकें, क्योंकि आपके लिए समय महत्वपूर्ण है। और वो समय आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में पर्याप्त रूप से खर्च करते रहते हैं। शेष बचे हुए समय में तैयारी कैसे करें, उसके लिए DPIS देवप्रयागम IAS को आज और भी ज्वाइन करें DP पांडे के साथ। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे और इन सब पर आगे पर भी बताएंगे, कुछ क्लासेस पर भी आपको यहाँ तो बताते रहेंगे। लेकिन पूरी क्लास जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ और हमारे ऐप के साथ आज और अभी जुड़ें।